बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेतु शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मैंने रंजन कुमार आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे साइंस के तीसरे पार्ट में। इसके पहले हमारे 2 क्लासेस आ चुके हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। और पहले क्लास में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आपका सीबीटी मोड होगा और उस मोड में आप किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, किस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से बटन के क्या क्या फंक्शन होंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही 2 क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए फिजिक्स के सेक्शन से। और आज इस तीसरे क्लास में हम लोग एक बार फिर से फिजिक्स के सेक्शन से ही कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके आज के इस क्लास में ये 3 टॉपिक से शामिल प्रश्न रहेंगे: गति, बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपको मजबूत सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपने हमारा सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरे डिटेल से सिलेबस के एक एक चैप्टर के बारे में बताया है और आपको कहां से तैयारी इसकी करनी है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यदि आपने अभी तक सिलेबस वाला वीडियो देखा तो उसे जरूर वॉच कर लें और उससे तैयारी करने का प्रयास करें, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों की पूरी तैयारी मुझसे संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन जहाँ तक संभव होगी आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा। तो आज बढ़ेंगे इस क्लास में और इस क्लास में सबसे पहला प्रश्न लेंगे, न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम? तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो ये कहता है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो ऐसी स्थिति में वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहना चाहती है, तो इसलिए प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। और इसके ऊपर सबसे पहला जो रिसर्च सामने आता है वो गैलीलियो का रिसर्च सामने आता है। न्यूटन ने इस गति नियम को बाद में इलेबोरेट किया, अच्छे से समझाया। तो दूसरा जड़त्व का नियम यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर इंटरफेस में इस प्रकार से सारा फंक्शन देखने को मिलता है। नीचे जो बटन्स हैं यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन के बटन्स हैं, इस पर आपको सिंपली माउस से क्लिक करना होगा और जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है जिससे कि आपका आंसर सेव हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यदि आपने गलती से किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और बाद में आपने देखा कि अरे नहीं, यहाँ तो दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए था, तो वैसे स्थिति में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सीधे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो जनरली क्लिक हो जाता है। या फिर क्लियर बटन जो दिया हुआ है, क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन क्लीन हो जाएगा यानी कि साफ हो जाएगा, आपने जो भी आंसर दिया वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सेव हो जाएगा। ये सुविधा ऑफलाइन मोड में नहीं होती है। ऑफलाइन मोड में यदि आपने गलती कर दी तो गलती हो गई, उसके बाद उसमें किसी प्रकार के सुधार की संभावना नहीं रहती है। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये सारी सहूलियतें रहती हैं कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। साथ ही आपके पास ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन का, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू बटन का, जिसमें आप किसी प्रश्न के आंसर दे देते हैं लेकिन साथ ही साथ उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, यानी कि उस प्रश्न को फिर मैं बाद में देखना चाहूँगा और हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया और आपने जिन प्रश्नों को मार्क फॉर रिव्यू में रखा था आंसर दे करके और आपने उसको रिव्यू नहीं किया तो वो एज इट इज सबमिट हो जाता है। एज इट इज मतलब आपने जिस ऑप्शन को क्लिक किया था कि ये सही लग रहा है मुझे, वो उसी के अनुसार से सबमिट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में डिटेल से मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे कि सर जो एग्जामिनेशन के प्रश्न होंगे वो क्या हिंदी में ही होंगे? तो कुछ प्रश्न ऐसे थे कि उर्दू वाले स्टूडेंट्स का कि क्या केवल उर्दू में ही प्रश्न देखने को मिलेंगे? तो देखिए, मैंने बताया था कि ऊपर में आपको एक बटन मिलता है लैंग्वेज का, ठीक है, और लैंग्वेज के बटन पे आप
जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसी प्रश्न को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप इस प्रश्न को हिंदी में भी देख सकते हैं। और उर्दू वाले कैंडिडेट्स जिनके 30 प्रश्न ही केवल उर्दू के होंगे, बाकी सारे प्रश्न आपको हिंदी या इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू भाषा को सिलेक्ट किया है तो उर्दू या सामान्य हिंदी, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रश्न भी आपको सारे प्रश्न उर्दू में ही देखने को मिलेंगे। बाकी के जो प्रश्न होंगे अलग अलग सेक्शंस के, उर्दू को छोड़ करके मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग वगैरह, तो उनके ऑप्शन आपको हिंदी और इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। वो जो आपका क्वेश्चन पहले रहेगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे ऊपर कोने में लैंग्वेज बटन का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी प्रश्न को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसी प्रश्न को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो आपके पास अभी समय है, आप किसी नज़दीक के कंप्यूटर सेंटर में चले जाइए, वहाँ आप 1 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए, बहुत है। इस पर ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, केवल आपको माउस चलाना आना चाहिए। माउस के कर्सर के द्वारा ही आपका काम होगा। जैसे कि आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप माउस के कर्सर को ले जा करके क्लिक करिएगा, है ना। तो माउस चलाने की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होगी, दिमाग चलाना होगा उसके साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। तो जब किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न किया जाता है तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुसार ये बढ़ता है, ठीक है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन पे यहाँ आपको क्लिक करना है, ये हो जाएगा ग्रीन। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने अगला प्रश्न खुल करके आ जाएगा। न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि हमेशा एक ही वस्तु पर, तो हमेशा एक ही वस्तु पर नहीं होता है, और ना ही हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होता है। ये कभी कभी एक ही वस्तु पे लग सकता है, कभी कभी 2 वस्तुओं पे लग सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, दूसरा ही ऑप्शन सही है। और बाकी चौथा जो ऑप्शन है, परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, तो दिशा विपरीत होती है। न्यूटन के तीसरे गति नियम में बल की दिशाएं विपरीत होती है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? जब कोई व्यक्ति जल में तैरता है तो वह न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार काम करता है। वो अपने शरीर के विपरीत दिशा में पानी के ऊपर बल लगाता है और पानी उसे आगे की दिशा में धक्का देती है। ये तैरने के दौरान न्यूटन के तीसरे गति नियम को फॉलो किया जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम से F = m/a ये समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा नियम यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे ताकि उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो वहाँ भी शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस आएंगे उसका बेनिफिट आपको मिल सके। और हमारे क्लासेस सटीक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। ये आप लोगों ने देख नहीं लिया होगा कि हमारे पिछले के 2 क्लासेस और आज के इस क्लास में आप समझ जाएंगे कि हमारे जो प्रश्न होते हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सीधे सीधे बुक से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये सारे बुक से लिए गए प्रश्न हैं और टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार है। अगला सवाल लेंगे
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम। तो यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम काम कर रहा है। बस जो है चलती जा रही है, उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है बस के अनुसार से उसका बॉडी भी क्या हुआ, गति में आ गया। लेकिन जब अचानक से बस ब्रेक लगाती है, उसका पहिया रुक जाता है और हमारा शरीर जो आधा हिस्सा बस की सीट पे है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है वो गति अवस्था में ही रहता है। इस वजह से आगे की ओर झुक जाता है जैसे ही बस रुकती है तो। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट। तो रॉकेट को आपने देखा उड़ते कभी? आप किसी वीडियो में देख सकते हैं। रॉकेट जब उड़ता है, उड़ान भरने के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा दाब से ईंधन को छोड़ता है और उस ईंधन के कारण उस पर विपरीत दिशा में बल लगता है। वो नीचे की दिशा में बल लगाता है और वह ईंधन उसको ऊपर की ओर धक्का देता है तो उसको रॉकेट का नोदन भी कहा जाता है। यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीसरा नियम, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रॉकेट का चित्र मैंने ले लिया है समझाने के लिए। और जब रॉकेट नीचे की दिशा में ईंधन छोड़ता है बहुत ही तेजी से, अत्यंत अत्यधिक दाब से, प्रेशर से, तो इस प्रेशर की वजह से जो ऊपर की दिशा में बल लगेगा वह रॉकेट को क्या करेगा, ऊपर की दिशा में धक्का देगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न लेंगे। बल का गुणनफल क्या होता है? बल गुणनफल किसका है? ठीक है, बल किसका गुणनफल है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? F = m × a। m फॉर मास, मास मीन्स द्रव्यमान, a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। तो ये द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या परिवर्तन होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, या फिर मात्रा तथा भार दोनों में परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु चंद्रमा पे जाता है तो हम लोगों को पता है, अपने फिजिक्स में पढ़ा है कि चांद का जो सतह है वहाँ पृथ्वी के अनुपात में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है। कितना कम है? 1/6। कितना कम है? 1/6। तो अगर कोई 60 kg का व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार वहाँ क्या हो जाएगा? घटेगा। कितना हो जाएगा घट करके? 60 × 1/6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो उसका वेट वहाँ पर 10 kg का हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया, इसका ये मतलब है कि उसके भार में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। शरीर में जो मात्राएं हैं वो तो उसी अनुपात में है। अगर मात्रा में परिवर्तन होगा तो शरीर क्या होगा? पिचक जाएगा या फूल जाएगा। तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, चंद्रमा पर उतरते हैं या अंतरिक्ष में ही जाते हैं, तो वे विशेष सूट पहन करके जाते हैं जो उस स्थिति के अनुसार से उनके शरीर का दाब बनाए रखता है ना। अगर सूट नहीं पहन करके किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो उसका शरीर विस्फोट कर जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि अंदर का दाब बाहर के दाब से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब हम लोग झेलते हैं, है ना। प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 kg वायुमंडलीय दाब यहाँ हम झेलते हैं और हम इसके आदी हो चुके हैं।
और अचानक से अगर अंतरिक्ष में, जहाँ बिल्कुल भी दाब नहीं है, चंद्रमा पर बिल्कुल भी दाब नहीं है, अगर व्यक्ति को ऐसे ही बिना सूट के खड़ा कर दिया जाए तो उसका अंदर का दाब इतना बढ़ जाएगा कि उसका शरीर फट जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रमा पर जब लैंड करता है कोई व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। उसके पीछे पीछे कौन थे, आप कमेंट करके बताइएगा। तो चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति उतरता है तो वो स्पेशल सूट पहन करके उतरता है, जो उस परिस्थिति के अनुसार से उसके दाब का बैलेंस बना करके रखता है, उसके अंदर का प्रेशर का बैलेंस बना करके रखता है, और व्यक्ति का भार घट जाता है, वहाँ पे मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे समझेंगे, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी का हम एक मॉडल बना लेते हैं, बढ़िया से बन नहीं पा रहा है। मान लीजिए ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा बीच में है। अब जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से, आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से कुछ है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर त्रिज्या बड़ी हो जाती है और ध्रुवों पर त्रिज्या छोटी हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी चिपटी हुई है, संतरे की आकार की है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। वेट इज मैक्सिमम एट पोल्स, जो भार होगा वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा और इक्वेटर पर मिनिमम होगा। ठीक है, इक्वेटर पर मिनिमम होगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। उससे पहले यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लेंगे। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? जब हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे तो आगे की ओर झुकने लगेंगे, ऐसा क्यों होगा? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। जी हाँ, ये चौथा ऑप्शन सही है, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका मास ऑफ सेंटर केंद्र में होता है, बीच में होता है, जो उसको खड़े रखने के लिए जरूरी है। अगर वो झुकेगा पहाड़ पर चढ़ते समय, पहाड़ पर जब चढ़ेगा तो व्यक्ति का झुकना स्वाभाविक होता है, क्योंकि झुकने से उसका मास ऑफ सेंटर केंद्र में रहेगा, है ना। अगर वो झुकेगा नहीं तो उसका मास ऑफ सेंटर गड़बड़ हो जाएगा और वो गिर जाएगा, शरीर का स्थायित्व नहीं बन पाएगा। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार आपने देखा है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार को चित्रों में देखा होगा, तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, भगवान ने वरदान दे दिया है कि तुमको नहीं गिरना है। यह एक आश्चर्य है, वंडर तो है ही, तो क्या आप यह एक आश्चर्य में टिक लगा देंगे? नहीं, माइनस पॉइंट मिल जाएगा। पता है ना, माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आएगा उसी को बनाना है, जो नहीं आएगा उसको प्रणाम करके आगे निकल जाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को देख लेते हैं कि ऐतिहासिक मीनार जो तिरछी है फिर भी नहीं गिरती है, तो इसका कारण है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के जाती है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। ये पीसा की झुकी हुई मीनार है और इसका जो मास ऑफ सेंटर है वो केंद्र में है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो वो केंद्र में है। इसी के कारण पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। आगे बढ़ेंगे।
अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। पानी का घनत्व कम हो जाएगा तो पाइप कैसे फटेगी? ये प्रश्न का ऑप्शन गलत है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ये भी गलत है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि आप किसी बर्तन में जो उसकी कैपेसिटी है उतनी ही मात्रा रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डाल दिया जाए बर्तन में तो क्या होगा? बर्तन फट जाएगा। तो यही कारण है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण पाइप फट जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, 7 बटन पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग की बात हो रही है। आइसबर्ग क्या होता है? आइए इधर समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आइसबर्ग है। टाइटैनिक फिल्म आप लोगों ने देखी है। टाइटैनिक फिल्म में टाइटैनिक का जो एक्सीडेंट होता है वो आइसबर्ग के कारण ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आइसबर्ग का जो ऊपर दिखता है उससे 10 गुना नीचे वो रहता है। ये बड़ा चट्टान सा रहता है, ऊपर छोटा दिखेगा लेकिन उसका 10 गुना हिस्सा नीचे अंदर रहता है। और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज पर जो व्यक्ति देखने वाला था, आगे देखता था कि आगे आइसबर्ग तो नहीं है, उसे अच्छे से दिखा नहीं, उसे लगा बहुत छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसका अंदर काफ़ी विशाल उसका भाग था। इस वजह से टाइटैनिक टकरा गया इससे और टाइटैनिक एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 1/10। 1/10 हिस्सा जो है उसका ऊपर दिखता है, बाकी अंदर रहता है। ठीक है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी नीचे रहता है। ठीक है, अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया है। काफ़ी आसान सा सवाल है ये। अगला सवाल है कि वायु के माध्यम से एक विमान किस बल पर चलता है? उत्थापक बल, कर्षण बल, प्रणोद बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल? तो देखिए, जब एक वायुयान हवा में उड़ता है तो उसके ऊपर इस प्रकार से 4 बल लगते हैं। यहाँ पे जब वायुयान उड़ान भर रहा है तो पहला एयर स्प्लिट्स एट द फ्रंट, हवा 2 भागों में टूट जाती है, बढ़ जाती है, हवा को ये चीरते हुए आगे बढ़ता है। दूसरा है एयर प्रेशर रिड्यूस्ड ऑन टॉप, ऊपर में हवा का दाब घटता है। इससे जब उड़ान भर रहा है तो ऊपर हवा कम हो गई तो हवा का दाब घट गया। तीसरा नीचे जो है एयर प्रेशर इंक्रीज अंडर रीथ, हवा का दाब नीचे बढ़ जाता है। तो जब नीचे दाब बढ़ेगा, ऊपर घटेगा तो इसको ऊपर की ओर ठेलेगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा, धक्का देगा। और चौथा है एयर एक्सेलरेट्स डाउन, नीचे की ओर हवा तेजी से बहती है, तेजी से जाती है और इस वजह से वायुयान आगे की ओर भागता है। तो यहाँ पे प्रणोद बल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद बल। और ये किसी एरोप्लेन के इंजन का ये फंक्शन है। उसके अंदर जो इस प्रकार का सिस्टम लगा रहता है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ वो जो बड़ा बड़ा डायनासोर रहता है उसी में गोल गोल टाइप का आपने देखा होगा लगा रहता है इंजन। और इंजन में इस प्रकार से ईंधन जलता है और ईंधन के जलने से जो दाब बनता है वहाँ पे फिर न्यूटन के तीसरे गति नियम का इस्तेमाल होता है और इस दाब के कारण हवाई जहाज आगे भागते जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? देखिए, सदिश और अदिश से एक प्रश्न आना तय है। तो जितने भी सदिश और अदिश राशियां हैं आप उसको ध्यान में रखें, एक लिस्ट बना करके रखें और बराबर उसको देखते रहें। तो सदिश और अदिश राशि में क्या डिफरेंसेस हैं आप लोगों ने देखा ही होगा, जानते ही होंगे कि जो सदिश राशियां होती हैं, नाम से इसका स्पष्ट है सदिश,
मतलब दिशा के साथ, ठीक है, और अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त की जाती हैं अदिश राशियां कहलाती है। यहाँ देखिए गलत छाप दिया, सदिश छाप दिया, अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा द्वारा व्यक्त की जाती हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो वो सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाएगी। अदिश राशि को अंक गणितीय विधि के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, और इसका उदाहरण है द्रव्यमान, चाल, लंबाई, समय, घनत्व आदि अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें विस्थापन आ जाता है। विस्थापन में एक निश्चित दिशा है। वेग आ जाता है, वेग में भी दिशा है। त्वरण है, त्वरण में भी दिशा है। बल में भी दिशा है। संवेग इत्यादि सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऊष्मा, त्वरण, कार्य 2 और 3 दोनों, तो यहाँ केवल त्वरण है जो सदिश राशि है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है। तो किसी वस्तु पर जब कोई वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को वजन या भार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, वजन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव किसके कारण होता है। केंद्राभिमुख बल के कारण होता है, ठीक है, सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसके कारण होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक बल नहीं है। तनाव, अभिलंब, द्रव्यमान, भार। तो देखिए तनाव में भी बल लग रहा है, बल के कारण ही कोई वस्तु तनाव में आता है। आप किसी वस्तु में एक रस्सी बांध लीजिए और इस रस्सी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये तनाव में नहीं है, लेकिन जब इसको पकड़ करके खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले तनाव में आएगा। तो तनाव में क्यों आया, क्योंकि इस पर बल लगा, तो इसलिए तनाव में बल है। हमको पहचाना है कि कौन एक बल नहीं है। अभिलंब, तो अभिलंब भी एक बल है। जब कोई वस्तु किसी अन्य सतह पर पड़ी हुई है, जैसे किसी टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है, तो यह पुस्तक टेबल के ऊपर अभिलंब बल आरोपित कर रही है। तीसरा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान में बल नहीं है। द्रव्यमान अलग चीज है। किसी वस्तु के मास को द्रव्यमान कहते हैं ना, तो वस्तु की जो वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें बल नहीं है। भार में बल है, क्योंकि भार किसी वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और उसका द्रव्यमान, इन दोनों का गुणनफल ही भार कहलाता है। तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल ये भार होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न लें उससे पहले यदि आपको हमारे क्लास अच्छे लग रहे हैं, सवाल पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से अपनी तैयारी आगे कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है, बल के कारण 6 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले किसी पिंड का त्वरण 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। इस बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आप लोग एक बात, इस बात को भी मैं बता दूं कि आपके पास वहाँ रफ वर्क करने के लिए एक A4 साइज का शीट दिया जाएगा, कागज़ दिया जाएगा, और उस कागज़ के ऊपर आपको आपका रोल नंबर, आपका नाम लिख लेना है, उसके बाद रफ करना है, और रफ वर्क जब हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो उस शीट को कंट्रोलर को दे देना है, या फिर वो जैसा वहाँ पर इंडिकेशन दे वैसा करना है, ठीक है। तो आपको रफ करने के लिए कागज़ का शीट मिलेगा, और उस शीट के ऊपर आपको
ऐसे प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। तो आइए इस प्रश्न को बनाया जाए। सवाल है कि 6 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली किसी पिंड का त्वरण 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। इस बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बल का परिमाण F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। हमारे पास m मालूम है 6 किलोग्राम, 6 kg m दिया हुआ है। a हम लोगों को निकालना होगा, त्वरण क्या होगा, निकालना होगा। तो आइए त्वरण निकालते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, मालूम है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो 18 माइनस 6 बाई 3, 18 में से 6 घट गया कितना, 12, और 12/3 कितना, 4। तो त्वरण आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस त्वरण को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसमें, m इंटू ए। तो m है 6 किलोग्राम और a है 4 आ गया है हमारा। तो 6 इंटू 4 कितना, 24। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में, 24 न्यूटन। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, द्रव्य के अंदर रखे जाने पर निकाय द्वारा विस्थापित द्रव्य द्वारा लगाए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहते हैं। इसका सिंपल ये है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो बल लगता है उस ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये उत्प्लावक बल की बात की जा रही है, उत्प्लावन बल की बात की जा रही है, जिसके खोजकर्ता, जिसके प्रणेता कौन थे, आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल, जब किसी द्रव्य में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की दिशा में जो बल आरोपित किया जाता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बाल्टी एक कुएं में डालते हैं। चलिए कुआं बना लेते हैं। मान लीजिए इस कुएं में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और कोई बच्चा है जो कि पानी खींच रहा है, पानी निकाल रहा है, और एक बाल्टी वो लेता है, बाल्टी में रस्सी बंधी हुई है, और आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब ये बाल्टी कुएं के जो पानी का जो सरफेस है उसके नीचे है, तो नीचे से ऊपर जब इसको पानी की सतह तक खींचते हैं, आप 2 उंगली पकड़ करके भी खींच सकते हैं, आराम से आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सतह पर आएगा तो बाल्टी भारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी के नीचे था बाल्टी तो पानी ऊपर इसको धक्का दे रहा था, भागो यहाँ से भागो। तो ऊपर जब धक्का दे रहा था तो इसके कारण बाल्टी हल्की प्रतीत हो रही थी, उत्प्लावन बल लग रहा था उसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे होगा समझ में, चित्र अच्छा से नहीं बन पाया ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, 1 और 3 दोनों। और देखिए लेक्टोमीटर, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये तीनों के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। लेक्टोमीटर क्या होता है? लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता बताता है। दूध में पानी अगर मिला दिया है, आप कैसे पकड़ेंगे, लेक्टोमीटर से। बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापी है, वायु दाब मापता है। हाइड्रोमीटर क्या है? ये किसी द्रव्य का घनत्व बताता है। तो यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों ही काम करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं लेक्टोमीटर क्या है और हाइड्रोमीटर क्या है। यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर लेक्टोमीटर का है और ये है डिजिटल हाइड्रोमीटर। लग रहा है डिजिटल थर्मामीटर जैसा, है ना। इनका काम क्या है? लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है और उसका उपयोग
किसी भी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ दूध को ले लिया है और इसमें इलेक्ट्रोमीटर डुबा करके चेक किया जा रहा है कि कितना पानी मिलाया है, पकड़ा जाएगा। अगला सवाल, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक छोटा टुकड़ा तैर रहा है। पानी का एक गिलास है, उसमें बर्फ का एक छोटा टुकड़ा तैर रहा है। कुछ देर बाद बर्फ पिघल जाती है, तो गिलास में जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा आंसर है समान रहता है, क्योंकि गिलास में बर्फ डाला हुआ है। ठीक है, तो जब बर्फ डाला हुआ है तो उसके आयतन के बराबर उसमें स्पेस है, और जब वो पिघलेगा तो गिलास का जल स्तर बराबर रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय वह जमीन को छुएगा उस समय इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? अब किसी वस्तु को यहाँ से हम गिरा रहे हैं और सरफेस पर जब टकराएगा तो टकराते समय इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो उस टाइम पे इसमें होगी गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते समय कौन कौन सी ऊर्जा वहाँ पर होगी और कौन नहीं होगी? ऊष्मा ऊर्जा, पूरा पसीना से लथपथ हो जाता है, गर्मी उत्पन्न होती है। साइकिल में भी ऊष्मा ऊर्जा काम करती है, घर्षण के कारण साइकिल के जो पहिए होंगे उसका जो चेन होगा वो गर्म हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा काम करती है। रासायनिक ऊर्जा, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा तो काम नहीं कर रही है, गतिज ऊर्जा काम कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा भी काम कर रही है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा काम नहीं कर रही है वहाँ पे। तो वो दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, 7 बटन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। जब हम पत्थर को फेंकने के लिए गुलेल की तार को वापस खींचते हैं, गुलेल, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यह किस प्रकार की ऊर्जा है बताइए। तो गुलेल को जब हम खींचते हैं पावर उसमें आ जाता है, जैसे उसको छोड़ेंगे फक से धना स्पीड से जाएगा, तो वहाँ पे हम उसमें स्थितिज ऊर्जा को संचित कर रहे हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा पत्थर में आ गया, और जैसे इसको छोड़ा जाएगा इसका जो प्रेशर है ये इसको गतिज ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर कर देगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता रहता है? सूरज में किसके कारण ऊर्जा का लगातार निर्माण होता रहता है? नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, नाभिकीय संलयन काफी आसान सा सवाल, आप सबको पता होगा, और यही कारण है कि सूर्य जल्दी नष्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण क्या है। अगर आपको कहा जाए किसी लकड़ी के इस प्रकार के चौकोर टुकड़े को धक्का देने के लिए, और एक और लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए जिसके नीचे पहिए लगे हुए, इसको धक्का देने के लिए कहा जाए, किसमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा? निश्चित रूप से इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्थैतिक घर्षण ज्यादा है, इसमें गतिज घर्षण है, इसके कारण एक गति करेगा, इसके कारण इसका घर्षण क्या होगा? कम होगा, और कम घर्षण होगा तो कम बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा घर्षण होगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो स्थैतिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण कम होता है। क्लियर? चलिए, कार्य का मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, कैंडेला है, किलोवाट है? तो कार्य का मात्रक जूल है। आसान सा सवाल है ये, मात्रक वाला जो पहला चैप्टर है क्लास 9 वाला में, है ना,
तो उसको याद रखिएगा, उसका लिस्ट दिमाग में रहना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।